जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों सबको। आज हम लोग बात करते हैं फिर सीटेट में साइंस के लिए। झारखंड का टेट हो चाहे दूसरे राज्य किसी का भी टेट हो, सीटेट हो, उसमें आप साइंस के लिए 6 to 8 का यदि हैं तो साइंस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आज ये सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि सबसे छोटी से छोटी, है ना, यानी सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम ज्ञात करना है। यानी हमको क्या करना है, छोटा से बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में इसको हमको सेट करना है कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दृश्य या औरक्त या फिर परावैंगनी किरणें का होगा, दृश्य या फिर परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या औरक्त किरणें, या औरक्त किरणें या फिर दृश्य, परावैंगनी औरक्त या दृश्य। तो इसका आंसर होगा यहाँ सी, यानी किसी माध्यम के किसी कण के एक पूर्ण कंपन, यानी पूर्ण कंपन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसका वेवलेंथ कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का जो वेव होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। ठीक है, विभिन्न विद्युत चुंबकीय किरणें, ठीक है, जो भी है ना, विद्युत चुंबकीय किरण में तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम को हम लोग इस प्रकार जान सकते हैं। देखिए, औरक्त किरणें, इस तरह से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा रहे हैं। औरक्त किरणें, दृश्य किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और फिर गामा रेज, इस तरह से इसका वेवलेंथ बढ़ते जाता है। औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य दृश्य किरणों से कम होता है, जबकि दृश्य किरणों का तरंगदैर्घ्य परावैंगनी किरणों के से कम होता है। इस तरह से मेरा आंसर जो होगा यहाँ सी होगा। अगला देखिए, कहता है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकेल? पहला ही आंसर सही होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है। यह हरे पत्ते में पाया जाता है, यानी जो भी ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, हरे पत्ते में पाए जाते हैं। तथा जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्णहरित का गठन जो होता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है, किससे मिलकर बनता है? कार्बन भी उसमें पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम के तत्व होते हैं। तो मेरा यह आंसर मैग्नीशियम होगा। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी आप याद रखिए, है ना, कि इसमें कितना होता है, 2.6% होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में, यानी किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो होता है एसिडिक हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डी आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है, यानी जो भी अम्लीय वर्षा होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस जो होता है एसिड रेन के लिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मानव जनित स्रोतों में निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर, ठीक है, वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ, जब पानी वर्षा होता है, पानी बरसती है, तो उसके साथ वो घुल करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। यही अम्ल वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर वापस आता है, यानी पानी जब बरसता है तो उसके साथ पृथ्वी पर आता है, तो यह इसको अम्लीय वर्षा के रूप में धारण कर लेता है। यहाँ पर्यावरणीय ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है, और यहाँ जो होता है, जो भी पर्यावरण होता है उसके पत्तों पर पड़ता है, जीवों पर पड़ता है, तो उसको नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय ह्रास के लिए यह उत्तरदायी है। इसमें पुरातात्विक स्मारकों, जैसे आप देख सकते हैं कि ताजमहल, है ना, जो ताजमहल पर जो पानी पड़ता है, एसिड रेन पड़ता है, तो उसका जो सुंदरता है वो बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, तप्त भौम जल स्तर किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी तप्त भौम जल स्तर से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोदी जाती है ना, एक सीधी सुरंग खोदी जाती है, जिससे इसके भीतर उत्पन्न होने वाली भाप सतह पर आ सके। अगला प्रश्न देखिए, MS स्वामीनाथन एक क्या हैं? ठीक है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं या पत्रकार हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये,
कृषि वैज्ञानिक हैं। यानी एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को ही जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव यानी उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है, कितना बोन्स होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, हड्डियाँ कितने होते हैं एक वयस्क मानव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 306, 275, 206 या फिर 175। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सी होगा 206। ठीक है, एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है, जबकि शिशुओं में, यह बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 से भी अधिक अस्थियां पाई जाती है, 300 के आसपास अस्थियां पाई जाती है। जैसे जैसा उसका आयु बढ़ता है यानी वयस्क हो जाता है तो हड्डियां, बहुत से छोटे छोटे हड्डियां क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं और वो एक बड़ा हड्डी बन जाता है, जिससे हड्डियों की संख्या घट जाती है और 206 रह जाती है। ठीक है, बड़े होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ते जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, है ना, कितने अस्थायी सदस्य हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 5 इसमें आंसर होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, संयुक्त राष्ट्र UN एक महत्वपूर्ण अंग है, किसका है, संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, और 5 सदस्य जो होते हैं, 15 में से 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में जिन 5 देशों के अस्थायी सदस्यता प्राप्त है उसको आप जान लीजिए, अमेरिका, US है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस है। इन अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में किसी भी मामले में वीटो करने का अधिकार प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, कहता है कि LPG है ना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ देखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान वाला है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, मीथेन उत्सर्जन। यानी इसको हम लोग फुल फॉर्म, LPG होता है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है। क्या है, हाइड्रोकार्बन गैस है। इसका उपयोग भोजन पकाने अथवा वाहनों के परिचालन में किया जाता है। LPG प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस है। क्या है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस है। इसका निर्माण पेट्रोलियम का संशोधन करके किया जाता है। इसका प्रयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है। जलने के बाद इससे किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता है। LPG का ऊष्मीय मान, जो भी इसका ऊष्मीय मान है, ये 50 किलो जूल प्रति ग्राम है, जो एक आदर्श ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यह एक उत्तम ईंधन है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे प्रश्न GS में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो इसका आंसर होगा B, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी जो नीदरलैंड में है वहीं पर अवस्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र UN का प्रधान न्यायिक अंग है ना, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के आधार पर, याद रखेंगे, 18 अप्रैल 1946 को हुई। इस न्यायालय की सामान्य सभा में 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसका जो सामान्य सभा है उसमें 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा किण्वन यानी फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दूध में जो है लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। यह जीवाणु दूध में प्राप्त लैक्टोज शर्करा को किण्वन करता है। लैक्टोज शर्करा का क्या करता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन करता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, और ये कोई ये लाभदायक होता है, ऐसा नहीं कि जो खट्टा हो गया तो ये क्या हानिकारक होता है। दूध लाभदायक होता है, खट्टा होता है। इस अम्ल में
पाई जाने वाली केसिन, याद रखेंगे, इस अम्ल में पाई जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन के कारण दही जमकर थक्का हो जाता है। ठीक है, यानी दूध जो होता है दही बन करके थक्का हो जाता है। अगला देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी में। तो इसका आंसर होगा सी यानी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, यह संस्था पर्यावरण चेतना का वैश्विक आंदोलन है। ये ग्लोबल जो भी होता है आंदोलन होता है, ये ग्लोबल लेवल पर होता है, विश्व लेवल पर होता है, इसलिए इसको वैश्विक आंदोलन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इस संस्था की स्थापना 1971 ईस्वी में वैंकूवर, कहाँ है? कनाडा में हुई थी। इसकी स्थापना का तत्कालिक कारण अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण के विरोध करना था, जो बाद में पर्यावरण सुरक्षा का व्यापक आंदोलन बन गया। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन तथा नाभिकीय शस्त्र, यानी वन उन्मूलन तथा नाभिकीय शस्त्र इत्यादि बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस, है ना, बायोगैस जैव गैस का मुख्य घटक कौन है? यानी बायोगैस का कंपोनेंट्स यहाँ कौन कौन है? H2S या फिर N2O या फिर CO2 या CH4 यानी मीथेन। तो इसका आंसर होगा मीथेन CH4। ठीक है, बायोगैस विभिन्न घटकों का एक मिश्रण होता है। इसमें प्रमुख घटक जो होता है मीथेन होता है, जो लगभग 55 से 75% तक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है मैंने 25 से 50% तक। इसके अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें भी होती है। तो मुख्य घटक यहाँ क्या हो गया? मेरा मुख्य घटक मीथेन हो गया। ठीक है, बायोगैस पर्यावरण हितैषी होता है। बायोगैस जो होता है पर्यावरण हितैषी है। इसके उत्पादन के रूप में जैव उर्वरक निर्मित होता है। क्या जैव उर्वरक निर्मित होता है, जिसका उपयोग कृषि कार्यों में होता है। बायोगैस से धुएं की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यानी इससे धुआं नहीं निकलता है, न ही पर्यावरण में फैलता और न पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभी धातुएं तन्य होती है ना, जिसको खींचा जा सकता है। सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती है। और फिर देखिए, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है और कुछ धातुएं तन्य होती है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी सामान्यतः जो भी मेटल होता है उसको खींचा जा सकता है, तन्य होती है। तन्यता धातु का वह गुण है ना, तन्यता धातु का एक गुण होता है जिसमें धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस के आकार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होता है। ये ठोस होता है उसको आकार में परिवर्तन करते हैं, खींच के लंबे कर सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल तन्य पदार्थ को खींचकर उसे तार बनाया जा सकता है ना, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, टीन इत्यादि तन्य धातुएं के अच्छे उदाहरण में आते हैं। कुछ धातुएं तन्य नहीं होती है, जैसे लेड जो होता है वह तन्य नहीं होता है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण के अत्यधिक निकट, यानी जो भी कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बीम को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो इसका आंसर होगा बी, आभासी सीधा एवं आवर्धित। यानी अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका चिकना हिस्सा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, ये हिस्सा जो होता है क्या होता है? धंसा हुआ होता है। और खुरदरा भाग यानी बाहर की ओर होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है। ठीक है, जब अवतल दर्पण की प्रावर्ती हिस्से यानी जो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है प्रावर्तनीय हिस्से पर सामान्य किरणें पड़ती है, तो यह मुख्य फोकस यानी जो होता है फोकस बिंदु पर उसे केंद्रित करता है, यानी फोकस बिंदु से होकर पास करता है। तथा यहाँ पर देखते हैं, दांत के डॉक्टर, गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है? ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत इसमें से कौन है? लिथियम बैटरियां या फिर सोडियम लैंप, जल ऊर्जा या LED? तो इसका आंसर होगा जल ऊर्जा। यानी प्रवाहित जल से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम लोग
जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। लिथियम आयरन बैटरी एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है ना। लिथियम चार्ज बैटरी क्या है, जिसको पुनः हम लोग चार्ज कर सकते हैं। यह विद्युत रासायनिक अपघटय पर आधारित होता है ना, उसी पर आधारित ऊर्जा का एक स्रोत होता है। लाइट इमिटिंग डायोड है ना, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड अर्धचालक डायोड है। क्या है ये? अर्धचालक डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तक याद रखेंगे सब, ठीक है। सोडियम लैंप में विद्युत प्रवाह की दशा में सोडियम लैंप उत्सर्जित होने तथा उसे जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी विद्युत प्रवाह जब होता है, फिर विद्युत प्रवाह होने की दशा में सोडियम गैस उत्सर्जित होता है और जिसके कारण ये बल्ब जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चयन करना है। यानी इसमें ऑड कौन है, यानी सभी में से अलग प्रकार का कौन है। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो स्पष्ट है, इसका आंसर होगा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस परंपरागत तथा अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन होते हैं, है ना। प्राकृतिक गैस जो कहने का मतलब है कि इसे समाप्त हो सकता है, एक बार यदि समाप्त हो गया तो समाप्त होने वाला होता है। प्रकृति में इसे सीमित उपलब्धता है, यानी प्रकृति में सीमित उपलब्ध है और यदि समाप्त हो गया तो इसकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। लगातार दोहन के कारण इसके समाप्त होने की संभावना भी बढ़ रही है या बढ़ गई है, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा तथा जिसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, यह अक्षय ऊर्जा है, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आंसर इसका होगा नेचुरल गैस। आगे देखते हैं कि प्रकृति निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, है ना, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कंटूर कृषि जो होता है, भूमि अपर्दन, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च कृषि जिसको हम लोग कंटूर कृषि कहते हैं, क्षरण नियंत्रण, नमी क्षरण तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने में प्रबल एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटूर कृषि क्या है, क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण, नमी को बनाए रखना तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रबल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। भूमि अपरदन को रोकने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह खेतों के मेड़ पर जल के अपवाह को कंट्रोल करता है और मृदा एवं उसके पोषक तत्वों को संरक्षण करने की एक विधि होती है। इसमें जुताई इस तरह से किया जाता है, पानी यदि इधर से आ रहा है तो जुताई ऐसे हो जिसके कारण ये इसकी उपजाऊ शक्ति पानी में ही मिल रहती है, ये भाग नहीं पाता है। एक विधि है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक उप उत्पाद है तथा हल्दी पाउडर में मेटेलिक येलो रंग होता है, यानी हल्दी पाउडर में क्या होता है, मेटेलिक येलो रंग का होता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चा तेल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियाँ बनाने में, या फिर ड्राई क्लीनिंग में, है ना। किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो एक एक करके देखते चलिए। यहाँ पर क्या होगा, पहला हम देखते हैं, डामर बनाने में तो होता है ना, डामर बनाने में होता है, और फिर प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। औषधि में नहीं होता है और ड्राई क्लीनिंग में भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ए इसका सही आंसर होना चाहिए। यानी कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण तथा संरक्षण का मूल तत्व है, ठीक है। संरचना तथा मांग के अनुसार तेल शोधक संयंत्रों में विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। डामर, प्लास्टिक और पेंट बनाने में कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह आंसर मेरा यहाँ होगा ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक समान रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए, पानी में नमक मिलाने से पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वह एक समान रहेगा, यानी जितना उसका पहले लेवल था उतना ही रहेगा। घुलनशील होने के कारण नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है। नमक मिलाने से पानी का जो डेंसिटी अवश्य परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। परंतु नमक मिलाए जाने पर पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि
निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय कहने का मतलब आपको स्पष्ट है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जो कभी क्षय नहीं हो सकता है। अब इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में सूर्य, पेट्रोलियम, जल और वायु। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है, इन्हें पुनः प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो समाप्य है। समाप्य कहने का मतलब है कि समाप्त हो सकता है, अर्थात प्रकृति में इसकी उपलब्धता जो है सीमित है। जब सीमित उपलब्ध है तो समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा का तात्पर्य कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधनों से है, जैसे सौर ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा, जल ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण रहित होते हैं, यानी हमारे प्रदूषण माने हमारे वायुमंडल को, हमारे आसपास को ये कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, तथा इनसे वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है, न कोई जीवों को नुकसान होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। 25,000, 50,000, 1 लाख या फिर 1,25,000। तो इसका आंसर होगा 1 लाख। यानी हम देख सकते हैं कि विश्राम करने के दौरान एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कन जो होता है 72 धड़कन प्रति मिनट होता है। तो इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, और फिर यदि हमको दिन में बदलना है, माने एक दिन की कहा गया है, तो उसको 24 से गुना करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग जो वैल्यू आता है आप देख सकते हैं, लगभग वैल्यू 1 लाख धड़कन के आसपास आता है। इसलिए आंसर यहाँ मेरा होगा सी, 1 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोन है। क्लोन क्या है? एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक द्वारा अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न क्लोन अपने जनक से शारीरिक तथा आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होते हैं। ठीक है, क्लोन का डीएनए भी अपने जनक के समरूप होता है, यानी क्लोन का डीएनए जो होता है अपने जनक के यानी पेरेंट्स के समरूप होता है। क्लोन निर्माण की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है, ये भी याद रखना है। क्लोन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसे न्यूक्लियर ट्रांसफर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, यानी कोयले की अंगीठी का माने आग का प्रयोग करता है, तो खतरनाक प्रभाव होगा। यानी इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, या फिर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा ऑप्शन है डी में, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ सी होगा। कहने का मतलब है कि कमरे में यानी बंद कमरे में अंगीठी अथवा हीटर जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक जहरीली गैस है जिसकी मात्रा का बढ़ना जानलेवा हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या हो सकता है? जानलेवा हो सकता है। बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। क्या करती है? ब्रेन पर प्रभाव डालती है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। इससे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से जानते हैं कितना जानलेवा बीमारी हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना को क्वथनांक में कितना होता है वैल्यू, है ना, यानी फ़ारेनहाइट में उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देखिए, कैलकुलेट करिए। हम एक फार्मूला जानते हैं, यानी पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला देख सकते हैं, CY5 = F-32/9। अब इसमें से देखिए 100 डिग्री हमको पता है, तो हमको पता है कि डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री, तो 100/5 करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, एफ का वैल्यू अपने बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कट जाएगा ये, और इस तरह से वैल्यू मेरा जो होगा कैलकुलेट होकर F-32 = 80, और इस तरह से मेरा ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये 32 उधर ऐड हो जाएगा जाकर के, तो कितना हो गया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस फार्मूला से लेकर के हम लोग पुनः यदि हम इसको चेंज करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो फिर देखिए एफ के जगह 212 पुट करिए वैल्यू, अब कैलकुलेट करिए, सी का वैल्यू हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि लोहे की एक छड़ के एक सिरे को
यानी लोहे की एक छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इससे हम क्या समझते हैं कि पदार्थ क्या है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊष्मा का अच्छा सुचालक है या ऊष्मा का कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर ऊष्मा का अर्धचालक है, या फिर हीटर? तो इसका आंसर ए होगा, स्पष्ट है, क्योंकि उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो यहाँ कहते हैं, देखते हैं कि लोहे के एक सिरे को दूसरे सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका यह मतलब होता है कि लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, वस्तुतः ऊष्मा का संचरण जिस पदार्थ में तीव्र वेग से होता है वह ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, जान लेना है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप होता है जो ताप के कारण संचारित होता है, यानी ताप के कारण वह गति में आता है, संचारित होता है, संचार में आता है। अब देखते हैं, मनुष्य का हृदय में कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय? 1 2 3 4। तो स्पष्ट है, इसका आंसर 4 होगा, यानी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, हृदय में 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। मनुष्य का हृदय एक अनैच्छिक पेशी है। क्या है? एक अनैच्छिक पेशी है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखते हैं कि हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रक्त को शुद्ध करने के साथ उसके परिवहन का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न और कहता है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करेंगे या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करेंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करेंगे या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करेंगे। और सी में कहता है 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 मिनट तक गर्म करेंगे या फिर 62 डिग्री टेम्परेचर पर 5 सेकेंड तक गर्म करेंगे। या डी में है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करेंगे या फिर 62 डिग्री टेम्परेचर पर 32 मिनट तक गर्म करेंगे। तो इसका आंसर डी होगा, यानी दूध को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 62 यानी 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि हम 32 मिनट तक गर्म करें या 71 डिग्री टेम्परेचर पर 5 सेकेंड तक गर्म इस विधि को हम लोग यानी पाश्चुरीकरण हम कर सकते हैं। इसके बाद 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस पर दूध को ठंडा कर उसे पैकेट अथवा बोतल में भर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करें। आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ हम टेट का तैयारी करते हैं, ये ऐसा प्रश्न का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इन जनरल आप हर एग्जाम में ये आपको साइंस का के लिए हेल्प करेगा। और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें नोटिस सबसे पहले आपके पास जाए और इस वीडियो को आप देख पाएँ। ओके, बाय।